अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज सबसे पहले एक तो आपको ये बताएंगे कि DGISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो सवालों जवाब का सेशन था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसके अंदर क्या सवाल हुए, क्या जवाब हुए, और फिर इन तमाम चीज़ों के ऊपर मुराद सईद साहब ने एक ऑडियो रद्द-ए-अमल भी दिया है। बहुत उन्होंने संजीदा उसमें इल्ज़ामात भी आयद किए हैं, कुछ चीज़ें सामने रखी हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, वो भी आपके साथ कुछ थोड़ा बहुत शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो मोहसिन नकवी साहब ने कल गुफ्तगू की उसके ऊपर थोड़ी सी हिम्मत करके राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने कुछ जवाब दिया है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर कुछ जो कश्मीर के इस वक्त की सिचुएशन है उसके ऊपर सीरियस कुछ चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले बात कर लेते हैं कि DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस, तकरीबन 2.5 घंटे पर मबनी, और उसमें ज़्यादातर हिस्सा उन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर वक्फ किया, उसकी सारी सिचुएशन बताई, दहशतगर्दी के जो ऑपरेशंस हैं उनकी डिटेल्स शेयर की, और इसके साथ साथ जो उसके सियासी प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर भी निशानदही की। तो ये सारा कुछ मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, उन फैक्ट्स के ऊपर भी बात की है, आप उसके ऊपर मेरा तफसीली तज्जिया देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सवालों जवाब का सेशन था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जब सवालों जवाब का सेशन स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली सब ने इस पर मुख्तलिफ सवाल किए। मोहसिन नकवी पे भी सवाल हुआ तो उन्होंने पूछा, अबसार आलम साहब जिनको अदरवाइज़ भी मोहसिन नकवी पे काफ़ी वैसे गुस्सा रहता है, तो उन्होंने ये कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब ये बात कर रहे हैं तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है। इस पर DGISPR साहब ने कहा कि जी ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन इसमें ये बात भी अपनी जगह वज़न रखती है कि यूनिट्स होने चाहिए, और 70s में हमारे 4 यूनिट्स थे और इतनी 7-8 करोड़ आबादी थी, अब कहाँ 4 गुना आबादी हो चुकी है, यूनिट्स वही हैं। तो उन्होंने इंडोर्स किया कि जो यूनिट्स हैं वो बनने चाहिए, और फील्ड मार्शल साहब भी आपको पता है कि इसके हामी है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि उन्होंने भी इसके ऊपर अपना वाज़े वर्जन दिया हुआ है। तो ये बात तो बिल्कुल अब सामने की नज़र आ रही है कि जनाब नया जो भी निज़ाम आता है, सदारती हो या ना हो या यही सिस्टम चले, लेकिन एक चीज़ तो उन्होंने तय कर ली कि जी हमने सूबे बनाने। लेकिन क्या ये सूबे बन पाएंगे? क्योंकि आपको याद होगा कुछ महीने पहले नहरें बनाने की बात हुई थी, दरियाए सिंध से नहरें निकाली जानी थी, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक रिएक्शन आया और उसके बाद एक रेजिस्टेंस हुई और फिर वो नहरें नहीं बनाई गई। तो सूबों के ऊपर बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस हैं पार्टीज़ की। सिंध में बड़ा क्लियर है पीपल्स पार्टी का स्टांस, कराची को बिल्कुल अलग नहीं करना चाहते, वफाक के अंडर भी नहीं देना चाहते और सूबे भी नहीं बनाना चाहते सिंध के। इधर पंजाब में PMLN भी रिलक्टेंट है और वो भी नहीं चाहती कि सूबे डिवाइड हों। लेकिन इस हवाले से इंटरेस्टिंगली जो PTI का स्टांस है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है। PTI समझती है कि नए सूबे बनाने चाहिए, लेकिन उनके वो अलग मामलात हैं कि वो बात करते हैं कि जी उसके लिए फिर ये तरीक़ाकार हो और उसके डायनामिक्स ये हों और इस तरह से हो वगैरह वगैरह। लेकिन उसूली तौर पर वो इसके मुखालिफ नहीं है कि सूबा ना बने। अभी जो सिचुएशन है उसमें अब सूबे बनाने का ऑर्डर तो बड़ा सख्त लग रहा है। अब देखना यह है कि ये दोनों जमातें उसके ऊपर कितना स्टैंड ले सकती हैं। एक दूसरी बात यह कि अगर ये स्टैंड ले लेती हैं और इनकार कर देती हैं कि किसी भी अगली तरमीम के तहत कोई सूबा नहीं नया बनाना, तो फिर उसके बाद असल में गेम शुरू होगी जिसमें होंगे कॉन्सिक्वेंसेस। तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है, बाकी आगे देखते हैं कि होता क्या है। इसके अलावा जो उनसे सवाल किया गया उसमें हसन अयूब साहब ने सवाल किया कि जो मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट था, आप नहीं समझते कि ये नौजवानों में मायूसी फैला रहा है? तो इस पर उन्होंने कहा कि जी नौजवान हमारे जो है वो बड़े बाशऊर हैं और उनको पता है कि उन्हें क्या चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्हें कोई भी स्टेटमेंट दे के मायूस कर दे। बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे सियासतदानों को चाहिए कि नौजवानों को शऊर दें। तो ये उन्होंने उस पर बात की कि बजाय इसके कि उन्हें कन्फ्यूज़ करें, उन्हें शऊर दें। इसी तरह से एक और सवाल हुआ और ख़ासतौर पे मौलाना फजल रहमान साहब के स्टेटमेंट के हवाले से बात हुई, जो उन्होंने शोहदा के बारे में स्टेटमेंट दिया और पिछले दिनों इस्टेब्लिशमेंट के जो उन्होंने एंटी कुछ स्टेटमेंट्स दी। तो उस पर DGISPR साहब ने अफसोस का इजहार किया। मतलब उन्होंने कहा कि नाकाबिल फ़हम है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये किस तरह का स्टेटमेंट दिया, और ज़ाहिर है फिर उस पर उन्होंने अपना वर्जन भी रखा कि शोहदा जो हैं वो जिस तरह अपनी जान निछावर करते हैं और उसके लिए वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो ये जज्बा जो है वो कभी भी पैसों के एवज़ नहीं लिया जा सकता। तो उन्होंने इसके ऊपर जो है वो एक क्लियर कट अपना स्टांस दिया।
लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये भी एड्रेस किया मामला कि जो लश्कर बनाने की बात थी, तो उन्होंने कहा कि हमने किसी को लश्कर बनाने के लिए नहीं कहा, लेकिन हाँ हमने ये ज़रूर कहा है कि जो दहशतगर्द आके आबादियों में छुपे हैं ये वो, उसके बारे में आपके जो मकामी लोग हैं उनको पता होना चाहिए, वो क्यों उनको स्पेस देते हैं और वो क्यों उनको जो है पनाह देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने उस चीज़ को कहा कि ये आइडेंटिफाई होना चाहिए। उसके अलावा उनसे ख़ास तौर पर जब कश्मीर से मुतालिक क्वेश्चन हुआ, समर अब्बास जो खुद कश्मीरी साफ़ी हैं उन्होंने इस पर बात की, तो उन्होंने इस पर पहले तो वही हमें गुफ्तगू सुनाई जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर हमारा टूट अंग है, शहरग है, हम कश्मीरी, वो कश्मीर वाले, हमें पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, और वो सब चीज़ें हम जुड़े हुए हैं, हम हमेशा उनके साथ हैं। लेकिन जो उसका इशू है उसके ऊपर उन्होंने कोई ये बात नहीं की कि जनाब वहाँ पे यूज़ ऑफ फोर्स होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, बल्कि उन्होंने ये बात कही कि वहाँ पर जो सिचुएशन है उसमें सियासी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होनी, सियासी तौर पे मामलात को देखना चाहिए। यानी ऐसा नहीं लगा कि वो इसका डिसीजन खुद ले सके। वो कहते हैं कि हम वहाँ पे उस तरह से नहीं हैं, वो पुलिस उनके साथ निमट रही है, ये उनका उसके ऊपर मौक़िफ़ था। लेकिन ज़ाहिर ये जो सारा मामला है कि जो तशद्दुद वहाँ पे हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ के मनाजिर हैं, उसके ऊपर उन्होंने कोई ख़ास जिम्मेदारी नहीं ली। तो ये उनका जो है वो एक उसके ऊपर स्टांस नज़र आया। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं उसके ऊपर उनके मुख्तलिफ वो आते रहे बयानात वगैरह, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो क्वेश्चंस हुए वो ज़्यादातर ऐसे ही थे जो कि आपको पता है प्रो सिस्टम के सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से थे। मुराद सईद साहब ने जो इसके ऊपर एक रिएक्शन दिया है पूरा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुराद सईद साहब ने एक पूरा ऑडियो मैसेज बड़ा तवील सा भेजा है, जिसको PTI ने नशर भी किया और मुख्तलिफ अकाउंट्स भी शेयर कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात भी लगाए हैं। और उनका ये वाज़े तौर पर उस ऑडियो मैसेज में कहना है कि जनाब ये जो दहशतगर्द हैं ये खुद नहीं आए, इनको लाया गया था। हम तो चीख रहे थे, हम बता रहे थे कि दहशतगर्दों को ना बसाया जाए, ये यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, चेक पोस्ट पर कौन है, बॉर्डर्स पे कौन बैठा है, कैसे उनको पास करवा के यहाँ पे अंदर आने दिया गया। तो हम तो शोर मचा रहे थे उस वक्त, ये लाए गए। तो अब इसकी जो जिम्मेदारी है, जो ये लाशें उठ रही हैं, वो किसके ऊपर होगी? तो उन्होंने कहा कि चाहे उसमें आम फौजी बेचारा शहीद हो रहा है, मिडिल क्लास फौजी माओं के बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमें तो उसकी भी तकलीफ होती है, लेकिन ये सारी पॉलिसी किसकी पॉलिसी थी? तो जिसकी पॉलिसी थी जिम्मेदारी उसकी वो ले, और उसकी उन्होंने हल ये बताया कि वो पॉलिसियाँ ना बनाएं, बल्कि सियासतदानों को पॉलिसियाँ बनाने दें, खुद बैरक्स में जाएं और जो उनका काम है वो करें। तो उस पर उन्होंने काफ़ी सख्त बातें भी इस पूरी ऑडियो में की हुई हैं और लुबे लुबाब उसका जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये उनकी जो है वो मुराद सईद साहब की उसके ऊपर काफ़ी सख्त रिएक्शन जो है वो नज़र आया PTI की तरफ से। तो ओवरऑल ज़ाहिर है खामोशी है, PTI ने एज ए जमात तो इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, लेकिन मुराद सईद साहब की तरफ से जो कि हमेशा अपने सूबे में, अपने ख़ित्ते में जो दहशतगर्दों की दोबारा से सेटलमेंट है उसके ऊपर काफ़ी वोकल होकर बात करते रहे। इसके अलावा जो मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू है उसके ऊपर जो PMLN के हामी लोग हैं वो जाहिर है कि कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं जवाब देने की, कुछ बात कर रहे हैं कि जनाब आपने ये क्यों कह दिया और ऐसा वैसा, तो मोहसिन नकवी खुद कौन है और उसकी क्या परफॉर्मेंस है, और वो तो जाहिर है जेन्युइन बातें, वो तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन नून की तरफ से जो लीडरशिप है उनकी तरफ से मुकम्मल साइलेंस है और कोई जवाब नहीं आया। अलबत्ता राना सनाउल्लाह साहब ने कश्मीर में एक जगह खिताब करते हुए थोड़ा सा उनको जवाब देने की कोशिश की, और राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि जो जरदारी के बेटे हैं की तो बिलावल की तो उन्होंने पहले बात की, उसके बाद फिर उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की तरफ इशारा, और उन्होंने कहा कि जी वो कह रहे हैं कि जी सिस्टम कोलैप्स हो गया ये वो। तो उन्होंने कहा 30 साल से यही सब कुछ सिस्टम था और यही सब बेनिफिशरी रहे हैं सब लोग, आप भी, और अब जो है वो आप आके 3.5 साल के बाद जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब सब कुछ कोलैप्स कर गया। और इसके साथ उन्होंने कहा कि आप हमें कॉकरोचेस से ना डराएं, जो आप ये में कह रहे हैं कि जी कॉकरोच अगर नाराज़ हो गए तो सब कुछ उलट पलट कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि आप हमें इनसे ना डराएं। कॉकरोच जो हैं उनको क्या चाहिए, वो खुश हैं, उन्हें पता है कि कौन सी जमात जो है वो खिदमत कर रही है, और मरियम नवाज साहिबा या PMLN जिस तरह उन्हें इंगेज रखे हुए हैं तो बिल्कुल कॉकरोच उनके खिलाफ बाहर नहीं आएंगे, बल्कि वो तो उनके साथ जोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये जमात उनको सर्व कर रही है। तो ये राना सनाउल्लाह साहब का कुछ धीमा सा जवाब था मोहसिन नकवी साहब के लिए। हालांकि भाई जितनी बड़ी उन्होंने बातें की हैं, भाई अगर आप में इतना दम होता तो आप मांगते ना इस्तीफ़ा कि जनाब अगर ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा
तो आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? आप अपनी ही हुकूमत के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। चलें पहले तो सबसे पहले आप इस्तीफा दें। तो शहबाज शरीफ साहब मांगते हैं उनसे इस्तीफा, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं उनसे कि इस्तीफा जो है वो दें। और इस्तीफों की बात है तो जनाब उधर ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने भी इस्तीफा मांग लिया है, और उन्होंने एक और अपने साथी मेंबर जो हैं कैबिनेट के अलीम खान साहब, उनसे इस्तीफा मांग लिया है। मोहसिन नकवी के बयानात के बाद एक आपस में इख्तलाफात और गुफ्तगू, इल्ज़ाम दर इल्ज़ामात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, और इसमें जो मुख्तलिफ कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो भी इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब्दुल अलीम खान साहब जो कि वफाकी वजीर हैं, उनकी तरफ से एक वीडियो बनाई गई जो कश्मीर इलेक्शन पर उन्होंने ज़ाहिर है वोटर को मोबिलाइज करने के लिए वीडियो बनाई, और उसमें उन्होंने ये जिक्र किया, जहाँ उन्होंने अपनी पार्टी के लिए वोट मांगा तो वहीं ये जिक्र भी किया कि जो मुख्तलिफ पार्टीज इतने इतने सालों से मौजूद हैं इक़्तिदार के अंदर, आपने उनसे ये सवाल ज़रूर करना है अगर वो आपसे वोट मांगने आए कि भाई इतने सालों में आप अगर उस तरह खिदमत नहीं कर सके, डिलीवर नहीं कर सके, तो अब आप क्या कर लेंगे। तो उन्होंने इस तरह से एक इनडायरेक्ट वे में जाहिर है PMLN और पीपल्स पार्टी को भी निशाना बनाया कि जो कई दफ़ा इक़्तिदार में रह चुके हैं, तो भाई उस वक्त आपने क्यों परफॉर्म नहीं किया। तो अलीम खान साहब की ये जो वीडियो थी, इसके ऊपर जो हमारे वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी तरफ से एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया, और ख्वाजा आसिफ साहब लिखते हैं कि अलीम खान साहब के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नामी कोई चीज़ है तो इस बयान के साथ इस्तीफा दे दें और हुकूमत मुखालिफ बेंचेस पर बैठने का ऐलान करें, हौसला करें, सिर्फ बयान न दें। रावी किनारे जिनको चूना लगा रहे हैं वो पिछले साल से रो रहे हैं। असेंबली का इजलास आने वाला है, देखते हैं सिर्फ भड़के हैं या कोई इस्तीफा देकर कश्मीरी भाइयों के साथ रावी किनारे वाले मुतासरीन के साथ भी मोहब्बत और यकजहती का इजहार करें। सियासत कभी कभी कोई शर्म, कोई हया भी मांग लेती है। तो बड़ा सख्त ट्वीट जो है वो ख्वाजा आसिफ की तरफ से सामने आया। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने जहाँ पे ये जिक्र किया है कि जनाब रावी किनारे जो बस्ती है उसमें चूना लगाया गया शहरियों को, तो फिर सवाल तो उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई रावी किनारे जो बस्ती है वो क्या पंजाब से किसी और सूबे के अंदर वो फॉल। बात ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि बार बार सबको एक जुमला उनका बड़ा जो मशहूर जुमला है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो इस जुमले को दोहरा के वो सबको शर्म हया दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि उनको खुद अपने लिए सुनना पड़ता है जवाब में। उसकी वजह यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब का रिकॉर्ड है कि ये इलेक्शन हारे हुए हैं और बाद में फिर मिन्नत तरला प्रोग्राम से जो है वो इलेक्शन के लिए अपना फॉर्म 47 हासिल कर लेते हैं। और 2024 में तो सारे चैनल्स ने ये दिखाया कि किस तरह रेहाना डार साहिबा से ख्वाजा आसिफ साहब अच्छी खासी लीड से हारे हुए थे, और उसके बावजूद फिर जो एक ओवरऑल धांधला फिरा उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अपनी नशिस्त जो है उसको बचाने के लिए, या आप यूं कह लें कि उसके लिए रिक्वेस्ट करके वो फॉर्म 47 हासिल किया। इसके ऊपर वैसे अलीम खान साहब के MPA हैं शोएब सिद्दीकी साहब, उन्होंने फिर ख्वाजा आसिफ साहब को जवाब दिया हुआ है कि एक ऐसा शख्स जो 80 साल की बूढ़ी अम्मा से हारा वो हमें इज्जत का लेक्चर दे और हमारे लिए मयार मुकर्रर करे। सबसे पहले खुद जाओ, सियालकोट के अवाम से मुआफी मांगो और उनको कहो कि मैंने बेईमानी से जो इलेक्शन जीता था मैं वापस आया हूं। दूसरी बात, जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो जनरल बाजवा के सुसर इजाज अमजद के पास गए और उनके पांव पकड़े। 2024 के इलेक्शन में किसके पांव पकड़े ये भी बताओ। हमें लेक्चर देने से पहले अपने घर, अपनी कौम और अपनी अवाम के पास जाओ, माफी मांगो कि मैंने 2018 का इलेक्शन बेईमानी से जीता और 2024 का भी उसी तरह बेईमानी से जीता। जब अपने अंदर गैरत होगी तब दूसरों को लेक्चर देना, सबसे पहले हिसाब दो। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो ये शोएब सिद्दीकी साहब ने उनको भी आईना दिखाया कि जनाब आप कैसे जीतते रहे हैं, तो पहले तो अपना हिसाब दें। अगर आप दूसरों को मयार मुकर्रर करके दे रहे हैं तो फिर सबसे पहले तो उस पर खुद अमल करें ना, पहले खुद इस्तीफा दें, अपना जो जुर्म है उसका इतराफ करें और उसके बाद दूसरे को कोई नसीहत करें कि जनाब आपने क्या करना है। तो ये अब जो लड़ाई है बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैसे ख्वाजा आसिफ साहब के मामले में ये कहना बेजा नहीं होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कुछ भी खुद कहते रहते हैं बाद में उससे उसी तरह की गुफ्तगू जब कोई दूसरा करता है तो उसके ऊपर किस अंदाज से वो फतवे भी सादर कर देते हैं। मैं देख रही थी कि पिछले दिनों भी ये जब कश्मीर वाला मामला जो चल रहा है उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, या
फौज के ऊपर अगर किसी का मौलाना फजल रहमान साहब का स्टेटमेंट आ गया तो उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, तो ख्वाजा आसिफ साहब उनको आगे से बताने लग गए कि जनाब जो फौज के ऊपर बात करता है वो तो सबसे बड़ा दुश्मन है। और माजी में यही ख्वाजा आसिफ साहब फौज के ऊपर मुतअद्दिद बार बहुत रकीक हमले कर चुके हैं। उनके ना सिर्फ ये कि असेंबली के अंदर अदरवाइज जलसों में भी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जब वो ये बात करते थे कि आप 65 हारे 70 हारे, आपने कौम की हड्डियों से गोश्त नोच लिया और आपका हिसाब कब होगा। तो ये तमाम चीजें ख्वाजा आसिफ साहब के रिकॉर्ड पे हैं। जो हमने अपनी दिफाई अफवाज को दिया हुआ है, ये हमने हिंदुस्तान के आगे उनको लड़ने के लिए दिया था। ये आज जो F-16 मांगे जा रहे हैं $5 अरब के एवज, क्या इससे बलूचिस्तान पे बमबारी होगी, वजीरिस्तान पे बमबारी होगी, या सिंध पे बमबारी होगी, या पंजाब पे बमबारी होगी? दफा के लिए 250 अरब रखा गया है, जो बजट पे इस वक्त इनके एलोकेशन हुई है, उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। अपने 33 साल जो है इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने कतर की जंग हारी। आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी, 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा। आज कोई दूसरा जरा सी किसी बात पे भी तनकीद करता है तो ख्वाजा आसिफ साहब चैंपियन बन के उसको याद दिलाते हैं कि भाई आप तो माजी में आप तो जो है वो गद्दार हैं और आपने जी फौज को ये कह दिया। तो इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब मतलब कोई और किसी को कहे कि भाई आप इलेक्शन नहीं जीते हुए आप इस्तीफा दे दें तो कोई समझ में भी आती है बात। लेकिन अगर ख्वाजा आसिफ साहब किसी को ये बात कहें कि भाई आप इलेक्शन नहीं जीते हुए और इस्तीफा दें तो मेरा ख्याल है ये तो क़यामत की निशानी है। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट मामला है वो कश्मीर का मामला है। कश्मीर के हवाले से जी बड़ी संगीन चीज़ें हैं क्योंकि कश्मीर में मुजफ्फराबाद में एहतजाज जारी रहा और सारा दिन वहाँ पे शेलिंग और ये वो सिलसिला चलता रहा। एक दफ़ा फिर से जैक का ये दावा है कि उनके मज़ीद लोग शहीद हुए हैं। कंफर्मेशन नहीं है तो इसलिए मैं तादाद कोई फिगर की नहीं कोट करूँगी, लेकिन ये है कि उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जी उनके कुछ मज़ीद लोग शहीद हुए हैं। ख़ास तौर पर जो ज़्यादा सेंटिमेंट लोगों के जाग रहे हैं जिससे बात बड़ी यानी सेंसिटिव हो रही है। एक तो वो जो कमांडर फारूक साहब हैं उनके बारे में बहुत बड़ा जनाजा था, उनकी जो विजुअल्स हैं उनको देख के काफ़ी लोगों में एक यानी आप कह लें गम और गुस्सा था, उदासी थी क्योंकि इन साहब की स्टोरी बड़ी एक डिफरेंट सी है। पता ये चलता है इनके बारे में कि ये महाज पर बाकायदा फ़ाइट करते रहे हैं और हालांकि ये कमांडर नहीं थे, फिर इनको उस फाइट की वजह से उनका नाम कमांडर रखा गया। और 85 ईयर्स ऑलमोस्ट इनकी एज थी, बुजुर्ग, और वो भी इस एहतजाज के दौरान शहीद हुए। और फिर इसी तरह जो उसामा जो कि आपको पता है डॉक्टर उसामा PhD के जो स्टूडेंट थे जिनकी कल मैं बात करी थी, तो इस तरह की जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं उसकी वजह से, शहादतों की वजह से लोगों में एक बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा है और उसका इजहार अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होने लगा है। आज इस्लामाबाद में जो F10 में एक इज्तिमा हुआ है उसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की और ज़्यादातर उसमें जो थे वो 90% नौजवान थे। ये जो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं उनकी तरफ से एक कॉल थी और उन्होंने कहा कि हम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए ये इज्तिमा ज़रूर करेंगे। और आज हैरानकुन तौर पर इतना बड़ा इज्तिमा था जो कि वाकई मेरे लिए काफ़ी हैरानी की बात थी। बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया है और मुझे इससे बड़ा सुकून भी मिला, इसलिए कि मैं ये चीज़ फील कर रही थी कि यार कश्मीर में ये सब हो रहा है तो उसमें पाकिस्तान कहाँ है। पाकिस्तान को सॉलिडारिटी शो करनी चाहिए और ये सॉलिडारिटी शो की गई कश्मीरियों के साथ, तो ये एक बहुत खुशाइन बात थी। बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। आज कराची में भी कॉल है जी, वहाँ पे भी कश्मीरी लोगों से इजहार यकजहती के लिए शहरियों को इनवाइट किया गया है। लाहौर में भी आज के दिन कॉल थी, जो यानी एक दिन पहले कॉल थी, लेकिन लाहौर में वही चक्कर है जो पहले था। यानी लाहौर में जब यहाँ पे स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं, कुछ खवातीन थी, कुछ कारकुन थे लेफ्ट विंग के, तो वहाँ पे जो पुलिस है वो उनसे ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद थी और फिर उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, वैन्स में बिठा दिया जाके, तो उनको वहाँ मुजाहरा नहीं करने दिया गया। अब उन्होंने कश्मीर के झंडे पकड़े हुए हैं और उनको आप धक्कम पेल करके वैन्स में डाल रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि ये आप क्या विजुअल्स जो हैं वो दिखा रहे हैं दुनिया को। यानी कहाँ पाकिस्तान के
वो शहर के जहां पर बाकायदा लोगों को मोटिवेट किया जाता है, इनवाइट किया जाता था कि आओ कश्मीर से सॉलिडारिटी शो करने के लिए रैलीज निकालें, वहां पर आज हम ये मनाजिर देख रहे हैं कि लोग अपने तौर पर निकल रहे हैं लेकिन आप उनको रोक रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको धक्के देके वैन्स में बिठा रहे हैं कि जी आपने सॉलिडारिटी शो नहीं करनी। तो क्या हमारी कोई रियासती पॉलिसी चेंज हो गई है कश्मीर के बारे में? ये क्या है? उधर लंदन में एक मैसिव प्रोटेस्ट था, मैं हैरान रह गई लंदन के विजुअल्स देखे, इतना बड़ा प्रोटेस्ट था कश्मीरियों का वहां पे, पाकिस्तानियों का। और मुझे ये हैरानी के साथ साथ दुख हो रहा था क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट थे ये हम इंडियन हाई कमीशन के बाहर देखा करते थे। इंडिया के खिलाफ वो लोग निकला करते थे कि जी मकबूजा कश्मीर में वो जुल्म कर रहे हैं। आज इतनी बड़ी तादाद में वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर निकले हुए हैं और वो ये एहतजाज कर रहे थे कि जी आज़ाद कश्मीर में ये हो रहा है। तो मेरे लिए तो तकलीफ दे था वो मंजर, और उसमें जो नारे लग रहे थे वो मैं यहाँ रिपीट नहीं कर सकती। तो ये किस अक्लमंद का मशवरा था कि ये आप सब क्रिएट कर लें कि ये विजुअल्स हमें देखने पड़े कि वहाँ पे लंदन में और यहाँ लोग जो हैं वो इस अंदाज से जो हैं वो तकलीफ़ में मुब्तला हों कि कश्मीरियों से सॉलिडारिटी करने के लिए उनको ये बाहर निकलना पड़ा हो। तो ये काफ़ी आई ओपनिंग किस्म की चीज़ें हैं। मैं तो कहूँगी कि अभी भी बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि मज़ीद इसको नुकसान होने से बचाएं। लेकिन मुझे ये नज़र नहीं आ रहा, मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि स्टेट की वही पॉलिसी जो है वो प्रिवेल कर रही है और वो आज भी उनके साथ जो है यूज़ ऑफ फोर्स के साथ ही निपटने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बातचीत का इम्कान जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और ऐसे माहौल में फिर एक ढोंग इलेक्शन भी हो रहे हैं। मज़े की बात ये है, मतलब लोग उनके घरों में शेलिंग हो रही है, वो बेचारे बाहर नहीं निकल पा रहे, और वहाँ पे आप जाके जनाब कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन भी करा रहे हैं और सब अच्छा है। मतलब कौन सी सदी में हम लोग रहते हैं और किसको हम बेवकूफ़ बनाते हैं भाई? बस कर दें भाई। अब नई सिचुएशन है, टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ सामने आ जाती है, तो इस तरह की चीज़ें करके क्या फ़ायदा है? अपने आप को धोखा देने का फ़ायदा है। पहले ये होता था हम ये चीज़ें करके दूसरों को धोखा दे सकते थे, अब चीज़ ये है कि हम दूसरों को धोखा नहीं दे सकते, अब हम अपने आप को धोखा देते हैं ये सोच के कि सब ठीक है और हमने सब कुछ मैनेज कर लिया है। ये हमारा अपने आप को धोखा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो काफ़ी ये परेशान कुन चीज़ें हैं। और बाकी जी बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं और उसकी वजह से बेहद, जिसको कहा जाता है ना कि पानी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद जैसे शहरों में इस कदर सैलाबी सूरत हाल, मेरे तो हैरान ही हो गई हूँ कि जितना ज़्यादा मरियम नवाज़ ने ढंडोरा पीटा परफॉर्मेंस का, उतना ही ज़्यादा पता नहीं उसके पादाश में ये हो रहा है कि इवन रूटीन की जो बारिश है उससे भी इस कदर सैलाबी कैफियत है। और अभी ये हाल ही में रावलपिंडी राजा बाज़ार जो है ये बनाया गया और उसकी बड़ी क्रेडिट लेने की कोशिशें की गई और वो आज सारा डूबा पड़ा था। तो मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज़ को भी कुछ तौबा ताइब करना चाहिए, कुछ थोड़ा सा रुजू करना चाहिए कि जब आप इतने बड़े बड़े बोल बोलते हैं तो फिर वो देख लें, वही जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो सारी इस वक्त पानी में मिली पड़ी है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।